पिछले दिनों हमने इस्लामाबाद में एक बहुत ही बड़ा बादल देखा। इस बादल का अहाता बहुत बड़ा था और इसमें रोशनियां फूट रही थीं। मार्गिला हिल से निकलते हुए इस बादल ने लोगों में बहुत खौफ व हरास पैदा किया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये बादल किसी न किसी तरीके से मसनूई है या इसे बनाया गया है। इसमें हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत से ऐसे तूफान दिखाने जा रहा हूं जो कि इस बादल से बहुत बड़े थे और ये सारे तूफान कुदरती थे, नेचर ने इन्हें बनाया था। आज हम ये जानेंगे कि हार्प टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। तो चलते हैं सबसे पहले उन तूफानों की तरफ जो कि आपको भी एक मरतबा हैरान कर देंगे। मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। चलते हैं 2004 से 2013 अमेरिका में, जहां पर ग्रेट प्लेन्स में बहुत से तूफान आए। इन्हें सुपरसेल एनविल्स और ममेटस बादलों ने घेरा हुआ था। अगर आप इन तूफानों को गौर से देखें, कुछ की तस्वीर मैंने यहाँ पर लगाई हैं, तो आपको बादलों का एक बहुत बड़ा घेरा नजर आएगा और बीच में आपको टॉर्नेडो भी उभरता हुआ नजर आएगा। इन तूफानों ने अमेरिका में बहुत ज्यादा तबाही डाली। मैंने आपको यहाँ पर मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई हैं, तो आप देख सकते हैं कि बादल कितने बड़े थे, पहाड़ों को कवर कर लेते थे। एक पहाड़ की बात नहीं हो रही, पहाड़ों को कवर कर लेते थे। लेकिन हम चलते हैं एक और किस्म के बादल की तरफ जिसे शेल्फ क्लाउड कहा जाता है, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आए, जो कि आपको अमेरिका में भी नजर आए। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर अमेरिका के मिड वेस्ट 29 जून 2012 की दिखा रहा हूँ, जहां पर एक बादल ने पूरे शहर को घेरा हुआ है और इस तस्वीर में इस बादल का अहाता पूरे तरीके से नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि कुछ और तस्वीर दिखाई जाए ताकि आपको पता चले कि शेल्फ बादल कितने बड़े बादलों का सिस्टम होता है। और अगर आप आसमान की तरफ देखें तो आपको लगेगा कि एक के एक लेयर दर लेयर केक आपको बादलों का नजर आ रहा है और खौफ भी आएगा। शेल्फ बादल सिडनी में नवंबर 2015 में देखे गए। मैं आपको ये तस्वीर सिडनी की भी दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको नजर आएगा कि किस तरीके से खौफनाक बादलों ने सिडनी को घेरा हुआ था। इसके अलावा बहुत ही कम नजर आने वाले लेकिन मोमेटस क्लाउड का जिक्र भी करना जरूरी है। ये बबल टाइप मोमेटस क्लाउड मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि इंडिया, नेपाल और रशिया में देखे गए हैं। आम है, इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन लोग इन्हें देखते भी हैं और आप जाकर इनके रेफरेंसेस भी ढूंढ सकते हैं। ये बादल आपको ऐसे लगेगा जिस तरीके से गुब्बारे आसमान पर फुलाए गए हैं और बादलों को गुब्बारों की शक्ल दी गई है। लेकिन जो बड़ा अजीब फिनोमेना हुआ वो 1999 और 1990 के बीच में हुआ, जब आसमान पर लाल रंग की रोशनियों की आबशारें नजर आना शुरू हो गई। लोग डर गए, सहम गए, घबरा गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसे रेड लाइटनिंग क्लाउड कहते हैं और साइंस इसके बारे में बहुत अच्छी तौजीह रखती है, इसको बयान कर सकती है। जब आयनोस्फीयर की बात करते हैं, जब हम अपनी जमीन से ऊपर जाते हैं तो जमीन के ऊपर भी तहें हैं और उनमें एक तह है जिसे आयनोस्फीयर कहा जाता है। वहां पर, जो कि हमसे तकरीबन 100 किलोमीटर ऊपर का अहाता बनता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जब आयनोस्फीयर में, जो कि हमसे 100 किलोमीटर दूर है, वहां पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। वो एक्टिविटी सूरज से भी हो सकती है और बहुत कम चांसेस है कि बहुत बड़ा कोई थंडर स्टॉर्म आए तो उसकी जो इफेक्ट है वो वहां तक पहुंचे, क्योंकि थंडर स्टॉर्म जो मौसम है वो बहुत नीचे तक होते हैं। जमीन के 10 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक उनकी हाइट होती है बादलों की। लेकिन 100 किलोमीटर पर अगर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो, जो सूरज की तरफ से भी हो सकती है और कॉस्मिक रेडिएशंस की तरफ से भी हो सकती है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से आपको लाल रोशनियां नजर आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर भी रंग बिरंगी रोशनियां नजर आती हैं। हम चलते हैं एक और तूफान की तरफ जिसे मेगा फ्लैश कहा जाता है। इसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि साउथ अमेरिका में आने वाला ये तूफान 2020 में आया और फिर इसके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की तजदीद हुई वो हुई 2022 में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 786 किलोमीटर लंबा ये तूफान, इसमें एक लाइटनिंग, एक बिजली का फ्लैश हुआ, जो कि 786 की बजाय 768 किलोमीटर लंबा था। एक फ्लैश, उसमें आपको थंडरस्टॉर्म मल्टीपल बिजलियां नजर आएंगी, लेकिन वो एक ही बादल का फ्लैश था और वो 15 सेकंड से ज्यादा रहा। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया इस एक फ्लैश ने कैप्चर किया। उस वक्त भी लोग ये कह रहे थे कि शायद ये मसनूई बिजलियां हैं, ये मसनूई बादल हैं और शायद ये हार्प की तरफ उनका इशारा था। लेकिन ये सारे के सारे बादल
कुदरत से आते हैं। मैं वापस आता हूँ इस्लामाबाद के बादल की तरफ। हम बड़े अच्छे तरीके से इन तमाम मौसमी चेंजेस को बयान कर सकते हैं और कोई भी रेप्यूटेड साइंटिस्ट आपको ये नहीं बताएगा कि हार्प की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम इस्लामाबाद के बादल की तरफ आएँ तो इस किस्म के बादलों को, जो रुई की तरह के बड़े बड़े बादल होते हैं, इनको क्यूमुलोनिम्बस कहा जाता है। क्यूमुलोनिम्बस एक खास किस्म के बादल है जो कि वैसे भी हमें आसमान पर रुई की तरह नजर आते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्यूमुलोनिम्बस बादल था। इसका जो एनुअल था, जो इसका ऊपर से कुल्हाड़ी की तरह का जो फैलाव था, वो बहुत बड़ा होता है। अमूमन गर्म हवा जब ज़मीन पर किसी भी तरीके से पैदा होती है और ऊपर ठंडी हवा होती है तो गर्म हवा ऊपर उठना शुरू हो जाती है। और अगर उस जगह का टेरेन ऐसा हो, वो माउंटेनियस इलाका हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हों या मानसून का सीज़न हो, तो ये हवा बड़ी तेज़ी से ऊपर जा सकती है। गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और जब वो ऊपर जाती है तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और उसकी वजह से वो कंडेंसेट करती है। हमें ऐसे लगता है कंडेंसेट करने की वजह से वो हीट प्रोड्यूस करती है और तेज़ी से ऊपर उठना शुरू हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक चिमनी से धुआं उठता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें लगता है कि एक बादलों की नहर आसमान की तरफ ऊपर उठ रही है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं। मॉइस्चर से भरी हुई ये गर्म हवाएं ऊपर जाती रहती हैं जब तक कि ये एक बैरियर को नहीं टकराती और इस बैरियर का नाम है ट्रोपोपॉज। हम ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है उसकी बात कर रहे हैं। ट्रोपोस्फेयर लेयर से बादल बढ़ते हैं, ऊपर उठते हैं और ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि सूरज है और यहाँ पर आपको किसी किस्म के बादल नजर नहीं आएंगे क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में वेदर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पर बादल नहीं जा सकते और इसका जो बैरियर है वो ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोस्फेयर से नीचे और एक बैरियर है जो कि इनको रोकता है। अब जब बादल वहां पे जाके रुकते हैं तो बादल एक शक्ल बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कुल्हाड़ी का मुंह होता है, बिल्कुल वैसी शक्ल ही बनाई जाती है और उसे हम एनुअल कहते हैं। एनुअल जितना बड़ा होगा उतना ही चांसेस ज़्यादा हैं कि बादल में लाइटिंग ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि बादल के अंदर, एनुअल के अंदर, अगर एनुअल का एरिया बहुत बड़ा है तो उसमें क्रिस्टल्स भी होते हैं, उसमें आइस भी होती है, आइस के क्रिस्टल्स भी होते हैं, उसमें ग्रेपल भी होती है, उसमें पाउडर फॉर्म में चूरा भी होता है बर्फ का और उसमें ओले भी होते हैं, हेल भी होते हैं। ये सारी चीजें आपस में टकराना शुरू कर देती हैं और जब ये चीजें आपस में कोलाइड करती हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज पोलराइजेशन हो जाती है। इसका मतलब यह है कि एक बादल पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। अब जब सेपरेशन होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की तो वहां पर लाइटनिंग आर्क, ये तो हमें बेसिक फिजिक्स के कानून से पता है कि वहां पर आर्क प्रोड्यूस होगा, तो हमें रोशनी नजर आना शुरू हो जाती है। ये रोशनी एक बादल के अंदर भी पैदा हो सकती है और उसके पॉजिटिव फील्ड और दूसरे बादल की नेगेटिव फील्ड के एरिया के बीच में भी पैदा हो सकती है। अगर एनुअल बहुत बड़ा है और कोलिजन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हवा का फ्लो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लाइटनिंग देखने को मिल सकती है और यही चीज़ हमें नज़र आई है। इस पूरे प्रोसेस को एनुअल क्रॉलर कहा जाता है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाइटनिंग नज़र आएगी। जब हमने इस बादल को देखा तो इसका एनुअल बहुत बड़ा था और इस वजह से हमें इसमें बहुत ज़्यादा रोशनी नज़र आई। 12 से 18 किलोमीटर के ऊपर जब हम जाते हैं तो वेदर ख़त्म हो जाता है। ये बात बहुत अहम है, कोई बादल आपको 18 किलोमीटर से ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से बादल बने हैं, हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से बने हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली वजह जो लोग जानते हैं, वो जो साइंस को समझते हैं, वो ये बता सकते हैं कि हार्प टेक्नोलॉजी 12 से 18 किलोमीटर के अंदर ऑपरेट नहीं करती। उसका जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। और अगर हम अलास्का की तरफ जाएं जहां पर पहली मर्तबा हार्प का एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया गया, तो ये फिक्स करता है, ये अपनी जो रेडिएशंस हैं, इसने नीचे बहुत से एंटीनाज लगाए हुए हैं। आपको यहाँ पर एंटीना की एक पूरी चेन नज़र आ रही है और उनका रुख एक तरफ को है और वो है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर तकरीबन 100 से 350 किलोमीटर की बुलंदी पर होता है और वहाँ पर जो लेयर है उसको गर्म कर रही है, उस वेदर जोन को गर्म कर रही है, उसे ये हीट अप कर रही है। लेकिन आप खुद समझदार हैं कि अगर मैं छत पर एक हीटर लगा दूं तो क्या उससे एक किचन में पड़ी हुई केतली में पानी गर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से जब हम 350 या 100 किलोमीटर के ऊपर एक छोटे से हिस्से को टेम्परेचर दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या उससे इतने बड़े बड़े बादल प्रोड्यूस हो सकते हैं, उतने बड़े बड़े तूफान पैदा हो सकते हैं? हो सकता है कि आप कहें कि नहीं जी, इससे बड़े बड़े हरिकेन आ सकते हैं। तो मैं आपको
एक हरिकेन की, एक बड़े तूफान की भी थोड़ी सी केमिस्ट्री बता देता हूँ। एक बड़ा तूफान जब आता है तो उसको सूरज रोशनी देता है। सूरज उसकी जो समंदर है उसमें आबी बुखारात पैदा करता है और उससे वो बड़ा तूफान पैदा होता है। अगर आप एक बड़े तूफान को देखें तो उसमें तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ वॉट्स की एनर्जी की ज़रूरत होती है। ट्रिलियंस ऑफ वॉट्स की एनर्जी की ज़रूरत हमारी ज़मीन में कोई भी पावर हाउस पूरा नहीं कर सकता। और जब हम बात करते हैं हार्प टेक्नोलॉजी की, तो हार्प टेक्नोलॉजी मेगावाट में काम करती है। बहुत ही छोटा यूनिट है, मेगावाट बहुत छोटा है। मेगावाट की तो हमारे पास गैस टर्बाइंस लगी होती हैं जो कि हमारे मोहल्लों को, हमारे शहरों को बिजली प्रोवाइड कर रही होती हैं। और कहाँ पर एक बहुत बड़ा हरिकेन, बहुत बड़ा तूफान, एक बहुत बड़ा बादल जिसे हमने जनरेट करना है, उसको जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर आप हेयर ड्रायर से एक बहुत बड़ा हरिकेन पैदा करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। हार्प टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा पावर नहीं रखती। फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपको बताया कि हार्प टेक्नोलॉजी तो 100 से 350 किलोमीटर तक ऑपरेट करती है। वो कैसे इतने थोड़े लिमिटेड एनर्जी के साथ लिमिटेड एरिया में वेदर को कंट्रोल कर सकती हैं। वो कंडेंसेशन भी करवा सकती हैं, वो बड़े बड़े बादल भी प्रोड्यूस कर सकती है, वो कंडेंसेशन भी करवा सकती है, वो उनका फ्लो भी करवा सकती है, वो उनमें कोलिजन भी करा सकती है, वो लाइटिंग भी प्रोड्यूस कर सकती है, वो लेटेंट हीट साइकिल पूरा का पूरा उसको ऑपरेट कर सकती है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे मैं एक फ्लैश लाइट बादल पर डालूं और मैं कहूँ कि इसकी गर्मी की वजह से बादल से बारिश हो जाएगी। तो जो हार्प टेक्नोलॉजी है वो हीट अप ज़रूर कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को जो कि आयनोस्फीयर में है, लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो वेदर को कंट्रोल कर सके। फिर हार्प एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है अलास्का में, वो बहुत ही छोटी जगह पर और फिक्स जगह पर है। इसके अलावा भी हार्प एनर्जी के, हार्प टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स बहुत जगह हैं। चाइना ने भी रिसेंटली लगाए हैं, आपको यूरोप में भी नज़र आएंगे। ये सारे के सारे फिक्स्ड हैं, कोई भी मोबाइल नहीं है। तो यूएस का हार्प जो कि अलास्का में है प्रोजेक्ट, वो किस तरीके से पाकिस्तान के को हिमालय पर बारिशें करवा सकता है, मूनसून को बेहतर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर सकता है, या कोई भी और हार्प प्रोजेक्ट किस तरीके से अपनी जगह पर खड़े हुए। तो ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी को हम रेफर करते हैं बार बार अपने मौसमी तगय्युरात की तरफ जो कि बहुत दूर है और उसका ताल्लुक इससे बनता नहीं है। मैं आपको इसी तरीके का एक और स्टॉर्म दिखाता हूँ जो कि बहुत ही डिफरेंट है। मैं आपको लेकर चलता हूँ आइसलैंड। आइसलैंड काफ़ी ठंडा मुल्क है। 2015 में इसमें एक वॉल्केनिक लाइटनिंग हुई, यानी एक वॉल्केनो फटा, आतिशफिशा फटा और उसमें से स्मोक निकलना शुरू हो गई, एशेज निकलना शुरू हो गई और बाहर सर्दी थी। तो जब ये एशेज जाके बादलों के साथ इन्होंने इंटरेक्ट किया और वहाँ पर आइस थी, तो इसके जो आपको इससे निकलता हुआ धुआं नज़र आता है उसमें लाइटनिंग होगी। उसकी वजह ये थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ऊपर डिफरेंट हो गया, नीचे डिफरेंट हो गया जो बादलों में होता है। तो जब ये सारा का सारा धुआं इलेक्ट्रिकली चार्ज हुआ तो आपको वॉल्केनो के ऊपर, आतिशफिशा के मुंह के ऊपर बिजली गिरती हुई नजर आई और इसे बहुत लोगों ने कैप्चर किया और उस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा डिबेट हुई कि आखिर ये किस तरीके से हो गया। लेकिन बाद में साइंस ने इसे बड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। हम अपने लैब्स में बादल बना चुके हैं, हम अपनी लैब्स में, यानी इंसानियत अपनी लैब्स में मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट कर चुकी है और वो इन कंडीशंस को दोबारा पैदा कर चुकी है। तो ये कोई बहुत बड़ा फिनोमिना नहीं है, बल्कि सिर्फ इल्म की कमी है जिसकी वजह से हम ऐसी बातें करते हैं। जो असल मकसद है और जो असल मुहर्रक है इसके पीछे, जो ये तूफ़ान ला रहा है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही अमेरिका में सैलाब आ रहे हैं, चाइना में सैलाब आ रहे हैं, हमारे ख़ित्ते में सैलाब आ रहे हैं, कहीं ज़लज़ले आ रहे हैं, कहीं हरिकेन्स आ रहे हैं। तो वो सारी चेंजेस जो हम देख रहे हैं इस वक्त दुनिया में और वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने जा रही हैं, वो सारी की सारी इंसान की पैदा करदा हैं। लेकिन वो हार्प टेक्नोलॉजी से पैदा नहीं हुई, बल्कि वो हमारी हरकतों की वजह से हुई है, जिसकी वजह से हमने ग्लोबल वार्मिंग जैसे अफरियत को जन्म दिया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे इनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।